नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो इसके तहत आज जो है हम हिस्ट्री से प्रश्न कराएंगे और हिस्ट्री में आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक है समाज सुधार। तो समाज सुधार आंदोलन जो भारत में आधुनिक काल में स्टार्ट हुआ, तो उसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसे में बहुत संभावना है कि समाज सुधार को लेकर के प्रश्न बने या इंडिविजुअल इन सभी पर्सनालिटियों से आयोग जो है प्रश्न बना दे। तो आज जो है हम राजा राम मोहन राय की चीज़ों को देखेंगे और प्रश्न ये है कि राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, विवेचना करना है। 8 अंक का प्रश्न है। तो ये बताना है कि भाई जो राजा राम मोहन राय है उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो क्या ये वास्तव में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी बड़ी इन्हें ख्याति मिल गई। तो हम उन्हीं की चीज़ों की विवेचना करेंगे, ठीक है। तो आइए, 8 अंक का प्रश्न है, 125 शब्दों में लिखना है। आगे बढ़ने से पहले संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो हमारा एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो 7 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने अपना नामांकन नहीं कराया तो नामांकन कराएं, क्योंकि यहाँ आपके हिस्ट्री और पॉलिटी की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आंसर राइटिंग के माध्यम से। और वो आंसर राइटिंग आप लिखेंगे, हम चेक करेंगे, फीडबैक देंगे, फिर मॉडल उत्तर देंगे। मतलब आपको नोट्स भी पूरा मिल जाएगा मॉडल उत्तर के तौर पे। और ये प्रत्येक टॉपिक से रहेगा, मतलब कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। साथ ही साथ आप डेली लिखेंगे तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा तैयार होंगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसमें 3 घंटे में 20 प्रश्न करना है। और यदि आप पीसीएस की परीक्षा दिए होंगे तो आप इसकी गंभीरता को समझ रहे होंगे कि 3 घंटे में 20 प्रश्न करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी रिसेंटली पेपर हुआ है और जिन बच्चों ने पीसीएस का मेंस, जिन बच्चों ने रेगुलर आंसर राइटिंग किया है उनका प्रश्न नहीं छूटा है। लेकिन जो ये गलतफहमी में थे कि हमारी स्पीड अच्छी है और हम जा कर के वहाँ कर लेंगे, प्रैक्टिस करके नहीं गए, तो वो मेंस में बिखरे हैं। उनका जो फीडबैक मिल रहा है वो बहुत संतोषजनक नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आपके लिए एक अच्छा अवसर है, यहाँ अगर बढ़िया से आंसर राइटिंग करेंगे तो सफल हो जाएंगे। साथ ही साथ पेपर जो 3rd है उससे हमारा यूपी पीसीएस मेंस जो हमारे वर्ष भर चलते हैं प्रोग्राम, तो फाउंडेशन बैच हमारा शुरू हुआ है 7 अप्रैल से, तो 3rd पेपर से। तो अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। इन बैच को लेने के लिए आप जो है 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं कि राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, विवेचना कीजिए। तो थोड़ी सी भूमिका में दिखाइए कि मानवता एवं तर्क बुद्धिवाद पर आधारित सिद्धांतों एवं आधुनिक पाश्चात्य विचारों की विशेषताओं से युक्त पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति भारत में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय के विचारों में प्रकट होती है। तो थोड़ा सा पुनर्जागरण की ऊपर विशेषता आपने बताया है कि कैसे ये आधुनिक पाश्चात्य विचारों की विशेषताओं से युक्त था। और भारत में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो शुरुआत होती है, इसका जो आरंभ होता है वो राजा राम मोहन राय के विचारों में दिखता है, जिसके कारण इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। मतलब अग्रदूत मतलब अगुआ, सबसे पहला जो है इन्होंने ही शुरू किया ये सब चीज़ों को। एक समाज सुधारक, विद्वान एवं राजनीतिक चिंतक के रूप में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। मतलब आप बता रहे हैं कि किस तरीके से ये समाज सुधारक थे, आगे चल के हम बताएंगे समाज सुधार की तरफ क्या किया इन्होंने। फिर विद्वान तो ये थे ही, और किस तरीके से ये एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। ये सारी चीज़ें थी। सामाजिक जीवन एवं राष्ट्र निर्माण का शायद ही कोई ऐसा पहलू था जिन पर इनकी चिंतन दृष्टि ना पड़ी हो। तो मतलब कितने ही ये यशस्वी व्यक्ति रहे थे कि राष्ट्र निर्माण का शायद ही कोई ऐसा पहलू नहीं था जिस पे इनकी दृष्टि नहीं थी। इन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एकेश्वरवाद का समर्थन किया। मतलब सबसे पहला इनका विचार था कि भाई ईश्वर एक है, आप ईश्वर को लेकर लड़िए मत, क्योंकि मध्यकाल में आपको पता ही होगा कि बहुत ही ज़्यादा संक्रमण का काल था। उस समय आप देखेंगे कि मुस्लिम भी भूमिका में थे और
हिंदू थे तो आपस में बहुत ज़्यादा टकराव था। तो उस टकराव से बचने के लिए इन्होंने कहा कि भाई एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन, सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसे भिन्न भिन्न तरीके से मानते हैं। हालांकि यदि वेद का कथन है, लेकिन इन्होंने इसे अपने जीवन का आधार बनाया और एकेश्वरवाद की बात कही। फिर धार्मिक जीवन में उन्होंने मूर्ति पूजा, जात की कट्टरता और निरर्थक धार्मिक कृतियों के प्रचलन का जोरदार विरोध किया। मतलब ये मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। फिर जात की कट्टरता का भी इन्होंने भरसक विरोध किया और निरर्थक धार्मिक कृत्यों, मतलब अनावश्यक धार्मिक आडंबर, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो या मुस्लिम धर्म से, इसका इन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। अपने धार्मिक एवं सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को क्रियाशील करने के लिए इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नामक जो है एक धार्मिक संस्था की स्थापना भी की थी। तो आप लोग ज़रूर इनकी जो ब्रह्म सभा है इसको आप मेंशन करेंगे कि किस तरीके से इसने जो है समाज में के हर क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया। इस संस्था के दो प्रमुख आधार थे, तर्क शक्ति और वेद तथा उपनिषद। मतलब इस संस्था में आप देखेंगे दो चीज़ें दिखेंगी कि सबसे बड़ी चीज़ कि अंधविश्वास को लेकर के यहाँ कोई स्थान नहीं था। कि मतलब आप किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे अंधविश्वासी मत बनिए, तार्किक बनिए, तर्क शक्ति द्वारा उसका परीक्षण कीजिए, और जब आपका बुद्धि विवेक कहे कि नहीं ये सही है, तब उस पर आप आगे बढ़िए। साथ ही साथ ये वेद और उपनिषद को जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। जैसे आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती के विचारों में भी जो है उपनिषदों का बहुत ज़्यादा योगदान था। और वेदों की बात तो करते ही थे, उनका नारा ही था कि वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी का। तो कहीं न कहीं कुछ समानता जो है राजा राम मोहन राय की उनसे होती है। फिर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आप देखेंगे तो इनका सबसे बड़ा योगदान था सती प्रथा के विरुद्ध वृहद आंदोलन। आप लोग को पता ही होगा कि पहले क्या होता था कि जो महिलाएं जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो पति की चिता में जो है वो आत्मदाह कर लेती थी, उसी को सती कहा जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देख करके आप सती प्रथा की भयावहता को नहीं आंक सकते। सती प्रथा उस समय, ये आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है और उस समय 10-20 शादी वो करता था। अगर वो संपन्न है तो 10, 15, 20 शादियाँ उसकी होती थी। और हो सकता है कि जो सबसे अंतिम शादी उसकी हुई हो तो उस समय उसकी अवस्था 70-75 साल की रही हो, मतलब बस कब ईश्वर के यहाँ वो पहुँच जाए। और जो उनकी नई नवेली पत्नी रही हो वो 10, 12, 15 साल की एकदम बच्ची रही हो। क्योंकि उस समय एज को लेकर के भी था, 11-12 साल की बच्चियों का विवाह हो जाता था। तो ऐसे में 70 साल के व्यक्ति के साथ 12 साल की बेटी का विवाह हो जाए और वो विवाह के 4, 6, 10 दिन या 1-2 महीने के बाद चल बसे, तो ऐसे में उस 12 साल की बच्ची का सती होना कितना बड़ा अभिशाप था समाज के लिए। तो इसको लेकर के इन्होंने बहुत मुखरता से आवाज़ उठाया और यही कारण है कि फिर इसे जो है नियम 17 के तहत गैर कानूनी भी घोषित किया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि उस समय तो मतलब सत्ता में ब्रिटिश लोग ही थे भारत में। तो वही है कि जिसके कारण 1829 ईस्वी में सरकार को इसे गैर कानूनी घोषित करना पड़ा। राजा राम मोहन राय का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था, तो वो अंतर्राष्ट्रीय था। मतलब वो जो यूरोप में प्रबोधन और पुनर्जागरण की धारा का विकास हुआ था और जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात थी, तो उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और वो भारत में भी कुछ इसी तरीके की राजनीतिक जो है व्यवस्था चाहते थे और इसको लेकर के वो अपने पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे। तो आप इसका भी उल्लेख करेंगे। राजा राम मोहन राय प्राच्य एवं पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट रूप के प्रतिनिधि थे। मतलब राजा राम मोहन राय में एक उनके बारे में कहा जाता है कि उनके 2 घर थे। एक घर वो था जहाँ वो अपने पश्चिमी दोस्तों से मिलते थे, मतलब जो यूरोपीय लोग थे उनसे मिलते थे, और दूसरा घर था जहाँ वो भारतीय लोग से मिलते थे। तो जब वो यूरोपीय लोगों से मिलते थे तो यूरोपियों में जो समस्या थी उनके समाज को लेकर के, उनके धर्म को लेकर के, तो उसकी वो कठोर निंदा करते थे। और
जब भारतीयों के साथ वो मिलते थे तो भारतीय समाज की जो रूढ़िवादी परंपरा है उसका निंदा करते थे, और यूरोप की जो सार्थक चीज़ें थी उसकी वो बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे। और ऐसे ही यूरोप के लोगों के बीच भी भारत की जो अच्छी चीज़ें थी उसका जो है वो बखान करते थे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इनके अंदर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों का बहुत ही शानदार सामंजस्य था। राजा राम मोहन राय में उनका विचार था कि भारतीय लोग विवेकशील दृष्टि एवं वैज्ञानिक सोच अपनाएं। मतलब क्या था भाई, उस समय वही मध्यकाल से जस्ट हम आधुनिक काल की दहलीज पे थे। तो ऐसे में जो मध्यकाल की सीमाएं थी, मतलब धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरपन, ये सारी चीज़ों को वो नकारते थे। और उनका मानना था कि आप तार्किक बनिए, विवेकशील बनिए और वैज्ञानिक सोच अपनाएं, तथा स्त्री पुरुष की मानवीय प्रतिष्ठा एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत को आत्मसात करें। और स्त्री पुरुष में जो विभेद है तो वो सब चीज़ें ना रहे, दोनों को एक बराबर अवसर मिले विकास करने के लिए, उनको उसी तरीके से सम्मान मिले। तो ये सारी चीज़ों को वो अपने लेखों में लिखते थे, पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। इस प्रकार राजा राम मोहन राय देश और जनता के प्रति प्रेरित होकर आजीवन सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और राजनैतिक नवोत्थान के लिए कठोर परिश्रम करने वाले प्रथम नेता थे। तो देखिए, ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ों की को लेकर के जो प्रयास है वो आगे नहीं हो, आगे तो इसमें और तेजी आई, लेकिन अग्रदूत वही होता है कि जो सबसे पहले अपने देश काल समाज की कमियों को समझे, आवश्यकताओं को समझे और उसके लिए प्रयास करे। तो वो सर्वप्रथम ऐसा प्रयास, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, बौद्धिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, वो किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। और ऊपर मैंने आपको बताया भी, इसी कारण भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत की उपाधि उनके लिए सर्वदा क्या है, उचित प्रतीत होती है। क्योंकि आपको जो इन्हें अग्रदूत की उपाधि दी गई थी तो उसी का परीक्षण करना था। तो आप देख रहे हैं कि ये उस उपाधि के लिए सर्वथा अनुकूल व्यक्ति हैं। तो इसी तरीके से आप दे करके अपना उत्तर ख़त्म करिए। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है पीछे। यदि आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाएं। और देखिए, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। मैं पीसीएस वाले बैच में भी कहता हूँ और पीसीएस वाले बच्चों से भी कह रहा हूँ और एलटी वाले भी बच्चों से कह रहा हूँ कि यदि आप कम पढ़िए लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि जिस टॉपिक पे आपने खुद से पढ़ा, कलम चलाया, वो आपको परीक्षा में निराश नहीं करेगा। तो इसीलिए संस्थान के साथ जुड़िए। यहाँ आपको डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी और आपकी कॉपी का मूल्यांकन भी होगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि जो भी कमी रहे वो बताई जा सके। संस्थान देखिए इसी तरीके से आपको मॉडल उत्तर भी देता है और ये मॉडल उत्तर प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से होगा, चाहे एलटी वाले बच्चे हों चाहे यूपी पीसीएस वाले बच्चे हों, दोनों के लिए इसी तरीके से ऐसे मॉडल उत्तर दिया जाता है। संस्थान के कुछ लिंक्स हैं, तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। एक तो हमारा समृद्धि आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम, ये हमसे जुड़े रहने का सबसे सशक्त, सहज और सरल माध्यम है। दूसरा है यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ये सब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हमको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, तो हम और ज़्यादा प्रेरित होते हैं इस दिशा में काम करने के लिए। हमारा सेकंड चैनल भी है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी कई वीडियो आपकी परीक्षा के लिए पड़े हुए हैं। और सबसे लास्ट में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।